वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज ही हमने सोची बहुत सारी चीजें थी, लेकिन हम टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करते हैं आपके लिए। आपने कई दफा हमारे प्रोग्राम्स में ये बात होती हुई सुनी होगी कि हर मसले का हल कहीं ना कहीं जाके आपकी बचपन की तरबियत, आपके वालिदैन के रवैये और आपके घर के माहौल पे जाके रुकती है। और एक इस्तिलाह आपने बड़ी कॉमनली सुनी होगी, जो हमारे यहाँ थेरेपिस्ट, काउंसलर्स और यहाँ तक कि बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज भी इसको यूज करते हैं, दैट इज द इनर चाइल्ड। यानी हम सब के अंदर एक छोटा सा बच्चा है, या हम जब गुस्से में आते हैं या बहुत जज्बाती हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस उम्र पे पहुंच जाते हैं जब 6 या 7 साल की उम्र में हमारी कुछ नीड्स अनमेट थी। हमें ये एहसास दिलाया गया कि शायद हम गैर अहम हैं, हमें देखकर अनदेखा गया या सुनकर अनसुना किया गया। बहुत सारी बातें हम कहना चाहते थे, सुनना चाहते थे, लेकिन जिस तरह के हमारे माहौल में होता है कि बच्चे को डांट कर चुप करा दिया जाए, इस तरह आपके साथ भी हुआ है। तो वो जो एक बेबसी होती है एक छोटे बच्चे की, वो आने वाली जिंदगी में मुख्तलिफ सिचुएशंस में निकल कर आती है। और होते तो आप 20-25 साल की उम्र के हैं हो सकता है, लेकिन आपके बॉस ने आपको डांटा तो आपका जहन रिग्रेस करके दोबारा उसी उम्र पे जाता है जहां पे शायद आपके साथ ये पहली दफा हुआ था। शायद आप किसी चीज की जिद कर रहे थे और आपको वो चीज नहीं दी गई। सो दिस टर्म इनर चाइल्ड जो हम बार बार यूज करते हैं, और खास तौर पे उसको लिंक करेंगे अपनी बचपन की मेमोरीज के साथ, यानी बचपन में जो कुछ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, चलिए उसको साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। वैसे तो बचपन एक बहुत ही केयर फ्री टाइम होता है और हर एक की अपने बचपन से बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं कि किस तरह आप जिद कर लिया करते थे, आपकी जिद पूरी हो जाती थी, वालिदैन आपके लिए एक अच्छी सी सालगिरह का या नए जोड़ों का एहतमाम करते थे। अगर पैसे कम भी थे तब भी ईद की खुशी, बारिश की खुशी, कोई अच्छा पकवान बनने की खुशी या आपकी फेवरेट डिश बनने की खुशी कई गुना ज्यादा होती थी। सो वी आर गोइंग टू रिकॉल ऑल द गुड एंड बैड थिंग्स, एंड उसने आपकी पर्सनैलिटी को, आपके इनर चाइल्ड को कैसे शेप अप किया है, ये भी हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे पैनल से। हमारे साथ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माई वेरी डियर फ्रेंड हुमैरा आफान यहाँ पे मौजूद हैं, हु वर्क्स एज अ लाइफ कोच, एज अ थेरेपिस्ट। बहुत शुक्रिया हुमैरा यहाँ मौजूद होने के लिए। इसके अलावा जी NLP मास्टर लाइफ कोच आमना अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमारे साथ अहमद हम्माद भी मौजूद हैं, जो कि शायर भी हैं, मुसन्निफ भी हैं। वैसे भी बहुत सारी बच्चों की कहानियां और पोएम्स को सुने तो वो अब मेरे बचपन के दिन लौटा दो, इस तरह का आपको थीम नजर आएगी, क्योंकि वो वाकई केयर फ्री डेज होते हैं। लेकिन हुमैरा, इफ आई एम टू बिगिन दिस डिस्कशन विद यू, इनर चाइल्ड जो हम बड़ा सुनते हैं बार बार, ये क्या है असल में? ये एक इस्तिलाह है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है? व्हाट एग्जैक्टली इज द इनर चाइल्ड? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सिद्रा, एंड आई एम ग्लैड यू पिक दिस टॉपिक अप, बिकॉज इसके ऊपर खुद भी मैं वर्कशॉप्स काफी करती हूँ, पीपल आर सो अनअवेयर अबाउट इट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दिस इन टुडे। इनर चाइल्ड इज योर इनर चाइल्ड, जो हम सबके अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ होता है। दैट्स एग्जैक्टली यू नो हाउ आई लाइक टू पिक्चर इट एज वेल, कि हम ये बड़े हैं, हमारे अंदर इधर एक छोटा सा हमारा बच्चा बैठा हुआ है। दिस बच्चा इज दैट बच्चा जो बचपन के अंदर हमारा बड़ा हो रहा होता है। एंड ये 2 किस्म के बच्चे होते हैं, या तो ये बहुत ही फ्री चाइल्ड होता है, या तो एक बहुत ही ओबीडियंट और अडेप्टिव किस्म का बच्चा होता है। फ्री चाइल्ड वो होता है जो बदतमीजी भी करेगा, टैंट्रम्स भी थ्रो करेगा, बारिश में नहाएगा भी, खाने भी किसी उल्टे टाइम पे कुछ खा लेगा, जो बिल्कुल ही मस्त किस्म का बच्चा जिसको हम कहते हैं, नो बाउंड्रीज, यस। जो ज्यादा माँ बाप को तंग भी करते हैं, जो टीचर्स को भी तंग करे, जिसने खानदान में भी शायद सबको तंग किया, द नॉटी चाइल्ड और द फ्री चाइल्ड। और जिसको सब ज्यादा यूजली टीचर सबसे ज्यादा इसके ऊपर वो होती है कि बच्चा बैठता नहीं है, शैतानी करता है, शैतान बच्चा, और द फ्री चाइल्ड। दूसरा बच्चा वो होता है जो थोड़ा अडेप्टिव और ओबीडियंट होता है, जिसको अम्मा ने बोला बैठ जाओ तो बैठ गया, खाना खाओ तो खा लिया, सो जाओ तो सो गया। वो बिल्कुल उसकी लाइफ वैसे ही चलती है जैसे ओबीडियंस के अंदर, जिसके अंदर उसको बताया जाए। तो जब वो बड़ा भी होता है, उसके अंदर का जो बच्चा होता है वो वैसे ही ओबीडियंट किस्म का ही होता है, जो कि हर किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर या किसी भी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर वो वापस रिग्रेस बैक अपने ओबीडियंट चाइल्ड पे करेगा। आपने देखिए कोई बड़े लोग होते हैं जो थोड़ा सा रिबेल भी कर देते हैं, बदतमीजी भी कर देंगे, ऑफिस में निकल भी आएंगे, मैं नहीं सुनूंगा, ऐसी बॉस बोलता है, उनका वो अंदर का फ्री चाइल्ड फिर निकलता है। और कभी कभार ये फ्री चाइल्ड रिबेलियस भी बहुत होता है। अच्छा, हम अक्सर ये सुनते हैं, अहमद, ये सवाल मैं आपकी तरफ लाना चाहूंगी कि अगर कोई भी फैसला करना हो तो आप अपने दिल की सुनेंगे या अपने दिमाग की सुनेंगे? तो इन अदर वर्ड्स, उस वक्त जैसे एक शायर ने क्या खूब कहा है कि दिल तो बच्चा है जी, तो वो जो दिल की सुनने की बात होती है, जब जज्बात के सुनने की बात होती है, वो एक फ्री स्पिरिटेड बात है, उसमें लॉजिक को या दुनियादारी को कि लोग क्या कहेंगे हम ज्यादा खातिर में नहीं ला रहे होते। तो क्या ये जो दिल तो बच्चा है या दिल की सुनना, ये एक तरह से आपको अपने बचपने में ले जाता है कि आप अपने बचपन में जैसे फैसले करते थे उस तरह फैसला करेंगे? आपकी इस बारे में क्या राय है? जी बिल्कुल,
मैं समझता हूँ कि हम जो शायर लोग हैं ये तो सारी उम्र इस हवाले से बच्चे ही रहते हैं कि हम अपने सिर्फ दिल की आवाज सुनते हैं, और ये हमारी आदतें इतना बिगाड़ देती हैं कि हमें सोसाइटी से बिल्कुल काट के रख देती हैं। लोग कहते हैं कि लोग आशिक लोग थे कमले रमले, दुनिया बड़ी सियानी, तो दुनिया सियानी होती है और हमसे आगे निकल जाती है, और हम लोग जो है वो फिर पीछे रह जाते हैं क्योंकि हम सारी उम्र दिल की आवाज को, दिल की बात को ही सुनते रहते हैं। लेकिन अगर हम दिल की आवाज को ना सुने तो हम शायरी लिख न सके, तख्लीक ना कर सके। लिहाजा हमारे अंदर वो बच्चा जो कि जिद्दी है, जो कि चीजें अपने दिल की मनपसंद चीज मिलना मिलने पे, चीजों को तोड़ने पे आमादा रहता है, हम सिर्फ उसको इतना सा टेम या इतना मुहज़्ज़ब कर लेते हैं कि जब कोई चीज ना मिले तो कोई चीज तोड़ने की बजाय लिख ले, या उसका एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो है ना उसके जरिए से अपना इजहार कर दे। वो पेंटिंग कर ले, वो म्यूजिक बना ले, वो कॉम्पोजिशन बना ले, वो डांस कर ले, वो मिसरा लिख ले, तो इस तरह है। तो ये जो अगर हमारे अंदर का दिल का वो जिद्दी बच्चा जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की आवाज ही सुनता है, वो अगर ना मौजूद हो तो हम शायद कभी लिख ना पाए, कभी आर्टिस्ट ना बन पाए, कभी शायर ना बन पाए। लेकिन अहमद साहब मुझे बताएं कि फिर ऐसा जो आर्टिस्ट होता है या जो शख्स इतना हसास है, दिल की सुनता है, माशरे की तलखियों को देखता है, वो दिल बर्दाश्ता भी तो होता होगा ना? यानी इसका मतलब है वो दूसरों से ज्यादा हो सकता है एंजाइटी की तरफ, स्ट्रेस की तरफ, डिप्रेशन की तरफ माइल हो जाए, क्योंकि दुनिया तो परफेक्ट नहीं है। जी बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। इस पर बहुत ज्यादा स्टडीज भी हैं और हमारा अपना जाती तौर पे ये मुशाहिदा और मुताला भी है, बल्कि तजुर्बा कहना चाहिए कि कुदरत की तरफ से जो तख्लीकी आदमी है उसमें एक अजीब सा बैलेंस है। एक आम आदमी जो तख्लीकी नहीं होगा, जब वो ये सारी मुआशरे की नाइंसाफियां देखेगा, जब उसका दिल टूटेगा, जब वो दिल बर्दाश्ता होगा तो शायद वो बीमार हो जाए। लेकिन जो बैलेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हमारे अंदर जो तख्लीक का मादा अल्लाह ताला ने रखा हुआ है वो बैलेंस कर देता है। बैलेंसिंग फैक्टर है दरअसल वो क्या करता है, हमें खुदकुशी करने से बचाता है, हमें मरीज होने से बचाता है। हम जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हैं तो फिर हम लिख के अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, कैथारसिस कर लेते हैं, और वो कैथारसिस क्या अच्छा होता है कि वो सिर्फ हमारा कैथारसिस नहीं होता बल्कि सारी खल्के खुदा का कैथारसिस होता है। जो मीर लिखता है, जो इकबाल लिखता है, जो गालिब लिखता है तो अपने लिए था, लेकिन हम सब की आवाज है। मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है, ये वाली बात होती है। तो ये जो बैलेंसिंग फैक्टर है, तख्लीककार होने की वजह से अल्लाह ताला ने जो क्रिएट करने का मादा रखा हुआ है वो फिर हमें यानी जो सारी क्रिएटिविटी है। अब किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब हम अपने आप को बड़े होके एडल्ट लाइफ में डिस्कवर करने की बात करते हैं कि आओ अपने आप को खोजें, हमें क्या चीज पसंद थी, हम क्या करना चाहते थे, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स ये जो सोल्यूशन है, ये जो मिस्ट्री है, वो आपके बचपन में ही जाके सॉल्व होती है। आप देखिए बचपन में आप किसी भी छोटे बच्चे से पूछे कि वो क्या बनना चाहता है, तो वो आपको बड़ा वो प्रैक्टिकलिटी को नहीं देखता, वो ये नहीं देखता कि किसी फील्ड में कितने पैसे बन रहे हैं, वो आपको वो बताएगा जो वाकई उसके दिल में होता है, जो उसको अट्रैक्ट करता है, जो उसका पैशन होता है। एक कॉलर हमारे साथ आई है, उनकी बात भी सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन सा बात कर रहे हैं? अकरम साहब, मुझे बताएं कि बारिश के मौसम में हम सब एक तरह से छोटे बच्चे बन जाते हैं। हमारे ऑफिस के काम, हमारी सूट पैंट टाई, प्रेजेंटेशन सब साइड पे हो जाती है। हमारा दिल चाहता है बारिश हो, और खासतौर पे कराची या साउथ एशिया में यही है कि या तो हम पकौड़े एंजॉय करें, अपनी पसंद का पकवान खाएं, या हम बारिश में ड्राइव पे निकल जाएं, या छत में जाके बारिश में नहा लें। ये बारिश का इफेक्ट क्यों है हम पे ऐसा? अच्छा सिद्रा इकबाल साहब, ये तो एक तो कुदरत ने इंसान के अंदर जो है ना, जो शायर साहब ने भी बात की है, दिल जो है हमेशा बचा रहता है और जवान रहता है। दिल ने कभी कभी नहीं माना कि मैं बूढ़ा हो गया, नहीं मानता। अच्छा, जब बचपन की आप तरफ लौटते हैं ना, आप यकीन जाने जब तनाव होते हैं, बचपन की जो यादें हैं वो आपको जवान रखती है। आपको माँ की याद आती है, भाइयों की, एक माहौल याद आ जाता है, आप यकीन जाने इंसान मुस्कुरा जाता है या आंसू बहा देते हैं। तो ये बारिश जो है ना, हम सबको, ये हमारे अंदर कुदरत देख रखी है, खूबसूरती है कि अब बाहर बारिश लगी हुई है। यकीन जाने में सुबह बाहर बैठा और इतनी दवाएं की अल्लाह से, मैंने कहा तारीफ के लायक और सजदे के लायक है, ऐसा गर्म मौसम तुमने ठंडा कर दिया। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब कॉल करने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सबके अंदर एक बच्चा हमेशा रहता है। आमना, क्विकली आपसे सवाल करना चाहूंगी, मौसम का और इस बच्चे का क्या ताल्लुक है? जिस मौसम में भी आपकी अच्छी यादें जुड़ी होती हैं, मिसाल के तौर पे बचपन में हमारी समर वेकेशंस होती थी, तो और बचपन में समर वेकेशंस में आम आते थे या आइस लॉलीज मिलती थी, या हम साइकिल हैं, और यकीनन अगर आपका कोई डल पीरियड, कोई तकलीफ दे लम्हा आपके ऊपर गुजरे, तो यकीनन इन मेमोरीज के साथ आप अपने
आप को थोड़ा सहारा दे सकते हैं, बेहतर फील कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल इसी तरह अगर आपके बचपन में तल्ख यादें हों, अच्छा तल्ख यादों की भी दो कैटेगरीज है। एक वो जो वाकई बहुत मुश्किल हालात हैं, जैसे अगर आपने पैसे की तंगी देखी है, अगर आपने कोई जुल्म या कोई एक्सीडेंट होता हुआ देखा है, या आपके घर में कोई टॉक्सिक मारधार, इस तरह की सिनेरियो है, दीज आर एविडेंटली टॉक्सिक। बट देन देयर आर थिंग्स जो कि बहुत सबलिमिनली एक बच्चे के जहन को इफेक्ट करती है। हुमैरा, दैट्स वेयर आई वांट टू गेट इन। यानी खुदा ना खास्ता अगर कोई मेजर इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हम कुछ ऐसी गलतियां भी हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, या कई ऐसे एडल्ट्स भी हैं जिनकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो दे आर नॉट अवेयर कि बचपन के कौन से इंसिडेंट से जाके मिलती हैं या लिंकअप होती हैं? ठीक है सिद्रा, एक तो जैसे आपने बोला एक कोई बड़ा हादसा या कोई ट्रॉमा होता है जो आपकी जिंदगी में वंस इन अ लाइफ टाइम हो जाए। इट कुड बी गॉड फॉरबिड पासिंग अवे ऑफ अ पेरेंट, कोई चोरी हो गई, घर चला गया, समथिंग मेजर ट्रॉमेटिक जो आपको आगे आपकी अडल्ट लाइफ में करे। फिर देन देयर आर दो सटल स्मॉल साइंस यू नो जो कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा करके बच्चे के दिमाग में आता रहता है। एंड समटाइम्स दिस कम्स फ्रॉम पेरेंट्स बिकॉज ऑब्वियसली बच्चा पेरेंट्स के साथ ही रहता है। एंड दीज कुड बी वेरी नेगेटिव स्ट्रोक्स, नेगेटिव स्क्रिप्ट्स, यू नो क्रिटिसिज्म दैट कम्स फ्रॉम पेरेंट्स कि तुम यूजलेस हो, तुम बेकार हो, इसको हम स्ट्रोक्स भी कभी कभार बोलते हैं। वो भी कम ट्रोमेटिक नहीं होती बिकॉज वो आप इतना इंटरनलाइज कर लेते हो अपने अंदर भी, अपने ब्रेन में भी, कि कल को लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बारिश की बात की और कोई अडल्ट जाके खेलना भी चाह रहा है बारिश में, तो वो कैसे कनेक्ट करेगा कि मेरी माँ बोलती थी कि आप फारे हो, बेकार टाइम है, कुछ करने को नहीं, कि बारिश में खेलोगे, ऐसे करके भी कनेक्ट। या बारिश में गंदे बच्चे खेलते हैं, बारिश तुमने घर में गंदगी कर दी, गंदे पैर ले आए। तो ये वो जो छोटी सारी डायलॉग जो स्क्रिप्ट्स होती है ना कभी कभार क्रिटिसिज्म की, वो आपके ऊपर ज्यादा लंबा लॉन्ग लास्टिंग और इम्पैक्टफुल इफेक्ट रखते हैं एज कम्पेयर टू दैट वन ट्रॉमेटिक। बिल्कुल सही। आमना, आप क्या कहेंगी, हमारे आज के माशरे में इतना ज्यादा प्रेशर है, हमारे सामने कोई भी सिनेरियो आता है तो हमें हर वक्त ये सीख दी जाती है कि प्रैक्टिकल होके सोचो, समझदार होके सोचो। इन अदर वर्ड्स, अपने दिल को, अपने जज्बात को जरा साइड पे रखो, आपका जहन क्या कहता है, समझदारी क्या डिमांड करती है, सिर्फ वो करो। अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने जहन की सुने तो विल वी क्रिएट अ हैप्पी लाइफ? सिद्रा, द थिंग इज के ये एक न्यूरो साइंस अब डेवलप हो रही है और न्यूरो साइंटिस्ट भी ये कह रहे हैं कि इंसान के अंदर 3 ब्रेन्स हैं। Okay. You have a head brain, you have a heart brain, and you have a gut brain. Okay. And to have them aligned and then bring up, decisions in your life, that will create more joy and happiness because there is a connect. True. आप कभी कहेंगे ना कि मेरे, I have a gut feeling, या मेरा दिल नहीं मान रहा, तो वो एक्चुअली सिग्नल्स हैं। और अफसोस की बात यह है कि हमने अपने माइंड को और बाकी बॉडी को डिस्कनेक्ट कर दिया है, और हम सब सिर्फ यही समझते हैं कि सिर्फ जो दिमाग से सोच आई है वो ही ठीक है। हालांकि आपका जो एक होलिस्टिक अप्रोच टू अ सिचुएशन इज योर माइंड, बॉडी एंड सोल। वेरी ट्रू। और अभी बहुत बातें हुई इस बात पे कि बचपन में अगर आपकी कोई तल्ख यादें हैं तो वो आपके आज प्रेजेंट में किस तरह से मैनिफेस्ट करती हैं, ये बातें होती हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन एन इंडिविजुअल इज मैच्योर एंड अडल्ट, then it is their responsibility to help themselves। और आप फिर किसी भी मोड से हेल्प सीख करें और आप उसमें से बाहर निकल हमने जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि योर सर्कमस्टांसेस वर नॉट योर फॉल्ट बट योर हीलिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी आप एक पॉइंट तक आप इस बात को जिम्मेदारी दे सकते हैं कि जी मेरा बचपन ऐसा था, बड़ी तंगी देखी, या मेरे वालिदैन बहुत स्ट्रिक्ट थे। एक पॉइंट आएगा कि आपको अपने आप को बेहतर फील करना या उन चीजों का कंट्रोल लेना, उनको सही करना आपकी अपनी जिम्मेदारी बनेगी। लेकिन अहमद साहब, मुझे बताइएगा कि जज्बात की अगर बात की जा रही है, और यहाँ पे हमेशा जो बचपना है, जो बच्चे का दिल किसी चीज को चाहना, उसको अगर हम जज्बाती पने से रिलेट कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हमारे माशरे में मर्दों को इसका लीवे दिया जाता है? खवातीन तो देखिए, जैसे बचपन में एक बच्चे को तकलीफ हो तो वो रो पड़ता है,
खवातीन के पास मुझे लगता है ये फिर भी लीवे हमेशा मौजूद है। मर्द अगर अपने बचपने की तरफ जाना चाहे तो हम देखते हैं कि बड़ी उम्र में जाके वो कोई बाइक खरीद लेते हैं, अचानक से उनको ख्याल आता है कि जी मैंने घुड़सवारी करनी है, या फिर वो कहते हैं कि भाई मैंने बचपन में मैं स्पोर्ट खेलना चाहता था शायद, या मुझे बचपन में क्रिकेट पसंद था, फिर 10-12 साल नहीं किया बट मैं दोबारा वो चीजें करना चाह रहा हूं। इसके अलावा मर्दों के पास क्या ऑप्शन होता है अगर वो अपने जज्बात से, अपने बचपने से, अपने इनर चाइल्ड से रिलेट करना चाहें? मेरा ख्याल है कि इसकी 2 सतहों पे इसको देखा जा सकता है। एक तो ऑर्डिनरी पर्सन जो कि अपने दिल की बात को मान के उसका कोई खास इजहार करना चाहे, तो उसके पास हमेशा रिक्रिएशन के लिए ऑप्शंस होते हैं। वो कैंपिंग के लिए जा सकता है, या नॉर्दर्न एरियाज में हमारे पाकिस्तान में यहाँ वो जा सकता है, हमारे शहर कराची के साहिल पे जा सकता है, अकेला गा सकता है और अकेला खलाओं में घूर सकता है, सितारों को देख सकता है, सो फोर्थ। बहुत कुछ ये कम खर्च बाला नशी वाले आप ऑप्शंस बता रहे हैं ना कि अगर पैसे ना हो अपने और जाने के तो आप सिर्फ खलाओं में घूर लें या फिर अच्छा सा गाना सुन लें, रेडियो लगा लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा ये है कि अगर आप क्रिएटिव हैं तो ये जो प्रेशर होता है ये तो एक नेमत की सूरत में हमारे सामने आता है। और वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्टिस्ट को जन्म देते हैं। सही। तो आप देखें कि जितने भी बड़े लोग थे उनका बचपन कुछ इतना अच्छा नहीं था। ज्यादातर लोगों का बचपन इसी तरह है, चाहे वो बड़े फिलोसोफर थे या बड़े आर्टिस्ट थे, गायक थे, उन्होंने ये सारे स्ट्रेसेस और ये सारी ऑडिटीज ये देखी हुई हैं, एडवर्सिटीज देखी हुई हैं। और इन एडवर्सिटीज ने, इस आग ने उनके सोने को कुंदन बना दिया है। तो मैं समझता हूं कि अगरचे हम डिजायर कभी भी नहीं करते कि हम इसको तारीख करें या हमारे सामने ये आए, लेकिन अगर फितरत की तरफ से ये हमारे सामाने आए तो हम इसको एक आग के तौर पे लेते हैं। लेकिन ये कुंदन बनने से पहले जो स्ट्रगल होती है, जो तकलीफ से आप गुजरते हैं, हुमैरा आई वांट टू लिंक अप द 2 थिंग्स। यानी कई दफा हमने, जैसे आपने खुद कहा कि ओबीडियंट टेम हो जाता है आपका इनर चाइल्ड, लेकिन आप उसको कुछ अरसे तक टेम रख सकते हैं। फिर आता है एक लावे की तरह चीजें फटती हैं, जिसको अक्सर आपके पास लोग आके कंसल्ट करते हैं, तो मिड लाइफ क्राइसिस कहा जाता है। इनर चाइल्ड और मिड लाइफ क्राइसिस का क्या लिंकअप है आपस में? आई रियली वुडंट से कि इनर चाइल्ड आपका फट के ही बाहर आएगा मिड लाइफ क्राइसिस में, लेकिन आप रिवर्ट बैक वापस उस ओबीडियंस पे बहुत आराम से कर सकते हैं। सही। एंड दैट कुड बी अ बाउट ऑफ एंगर दैट यू कुड गो थ्रू, ऑफ फ्रस्ट्रेशन, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, या इवन समझ भी अगर जाएं कि हाँ ठीक है बचपन में बिकॉज मेरे साथ हुआ था। बट मिड लाइफ क्राइसिस आपकी बेहतर हो सकती है अगर आप अपने आप को बेहतर समझे, अगर आपकी सेल्फ वर्थ ठीक हो, अगर आपका अपना सेल्फ केयर ठीक हो, अगर आपके अंदर कॉम्पिटिशन, आपकी कॉम्प्लेक्सेस, ये सारी चीजें इधर इन एट अ गुड प्लेस, अगर चेक इन बैलेंस में, तो वो मिड लाइफ क्राइसिस कम हो सकती है। बट इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड इट बेटर, जैसे मैं जो सवाल आपसे करना चाही थी कि कई दफा लोगों में अचानक एक बहुत मेजर तब्दीली आती है मिड लाइफ में आकर, और वो लोग कहते हैं कि भाई ये वो तमाम चीजें जो मेरी सप्रेस्ड ख्वाहिशें थी जो अब मैं पूरे कर रही हूँ, लेकिन आपके इर्द गिर्द के लोग घबरा जाते हैं कि भाई ये कौन शख्स है, हम तो उसको जानते ही नहीं है। यस, एंड ये एवोल्यूशन कभी कभार सिद्रा, इसको एवोल्यूशन भी हम लोग बोलते हैं, एकदम से एब्रप्टली आ सकती है। दैट्स व्हेन यू फाइनली डिसाइड यू वांट टू ब्रेक फ्री। आपने बिल्कुल अपने, या तो आपके ओबीडियंट चाइल्ड से आपने ब्रेक फ्री करना है, आपने अडैप्टेशन से ब्रेक फ्री करना है, आपको आउटलेट मिल गया, मौका मिल गया, या बस यू हैड इट, कहते हैं ना पानी बस ऊपर हो गया है, या तो वो भी थोड़ी थोड़ी चीजों में करती है। वो एवोल्यूशन थोड़ी थोड़ी चीजों में आती है। पीपल विल स्टार्ट इवॉल्विंग, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग, सेल्फ अवेयरनेस, या तो वो एकदम से उनको समझ में आएगा। आपको बहुत सारी मिसालें मिलेंगी। लोग अच्छे भले जिस प्रोफेशन में होते हैं, जिस करियर में होते हैं, उसको यकायक अपनी नौकरी छोड़ दी। दूसरा ये कि शहर तब्दील कर लिया। कई लोग आप अमेरिका वगैरह में देखें, बड़े शहरों में रहने वाले यकायक ये डिसाइड करते हैं कि नहीं जी, आई वांट टू गो ऑफ द ग्रिड, मैं नहीं रहना चाहता, मैं ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं करना चाहता। लोगों की शादियां टूट जाती हैं, लोग जिम्मेदारियों से या तो भाग जाते हैं या जिम्मेदारियों से थक जाते हैं, कहते हैं अब हम ये नहीं करना चाहते। तो ये जो बड़ा एक एब्सोल्यूट चेंज आता है, ये आपका इनर चाइल्ड तकलीफ में होता है, और ये सब कर लेने के बाद क्या आपको रिलीफ मिलती है? बट ये थोड़ा सा कभी डेंजरस भी हो जाता है, बिकॉज इतना एब्रप्ट चेंज एकदम से आना इज नॉट वेरी हेल्दी और सेफ। आई कांट से इट्स अनहेल्दी ऑल्सो, बट देन बिकॉज इसमें बहुत सारे लोग इम्पैक्ट भी साथ होते हैं। सही। तो वो जो थोड़ा थोड़ा वाला एवोल्यूशनल चेंज है, उसमें एवरीबडी गेट्स दैट चांस टू एक्चुअली अडेप्ट टू योर चेंज एज वेल, और माई चेंज, जो भी चेंज हो रहा है। अच्छा, लेकिन उसमें भी एक बिल्कुल शरारती बच्चे की तरह, जैसे आपने खुद मेंशन किया, कई दफा बहुत चीजें दूसरों से छुपा कर उसमें इंडल्ज कर रहा होता है। यही गिल्ट एंड शेम आ जाता है कि क्या लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इस पे बात करते हैं और तभी रास्ता खुलता है या तो सीक्रेसी का,
वो राज जो आप दूसरों से छुपाकर आप कुछ कर रहे होते हैं, या फिर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी, जिसमें बड़ी आसानी से कहा जाता है ये दिल तो बच्चा है, दिल आ गया मेरा, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन क्या ये सही है, क्या ये फेयर है, इस पे बात करते हैं जी कि क्या आपका इनर चाइल्ड, आपका दिल लपक सकता है कुछ चीजों की तरफ जहां आपका जहन, आपकी प्रैक्टिकलिटी आपको बता रही हो कि नहीं जाना है, इससे आप अपना ही नुकसान करेंगे। तो उस वक्त क्या ये इस इनर चाइल्ड की सुने? क्या ये इनर चाइल्ड आपको बहका सकता है? क्या आपको गलत रास्ते पे ले जा सकता है? दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। यानी अक्सर लोग ये कहते हैं और इनर चाइल्ड को ग्लोरीफाई करके बात करते हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बात आपको मैंने करी थी वुंडेड इनर चाइल्ड वाली। अब वुंडेड इनर चाइल्ड एक बदतमीज बच्चा है जो शायद जैसे हम सुपरमार्केट में आयल में रोता हुआ बच्चा नहीं देखते, वो वैसा वाला बच्चा है, और वो जिस चीज की तरफ आपको लेके जा रहा है हो सकता है वो आपका नुकसान करा दे। तब क्या करना चाहिए? नॉट जस्ट दैट सिद्रा, इनफैक्ट एज एडल्ट्स हम जब ऑफिस में काम में हम कहते हैं वो बंदा कितना टॉक्सिक है, हाँ, वो बंदा कितना अनोइंग है, वो बंदा कितना ये, वो बंदा कितना कोडिपेंडेंट है, जो भी हम उसको बोलते हैं, यू नो दैट इज एग्जैक्टली गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट person's child being wounded. That's exactly the inner wounded child. So for such people, जब लोग आते हैं बोलते हैं कि ऑफिस में हमारे पास ये टॉक्सिक पर्सन है या मैं टॉक्सिक, I like these are the people who actually need help. असल जरूरत मदद तो इन्हीं की है, बिकॉज जो इससे पहले आपने ब्रेक के बाद अभी जो आपने बात की थी कि यू नो, तो सारी अच्छी बात है ना कि अच्छा जी पहले हम बचपन में आइस लॉली खाते थे, कितना मजा आता था, कुल्फी खाते थे स्कूल से लेके, तो चलो उन मेमोरीज को आपने रीलिव कर लिया। लेकिन अगर आपके वुंडेड चाइल्ड की, इसको और आसान बना देते हैं, नीड है अटेंशन की, कि हर हालत में हर तरीके से मुझे अटेंशन चाहिए, तब आप उन माशरती कदरों को लांघेंगे जो आपको नहीं फैलानी चाहिए। मिसाल के तौर पे आमना, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आ जाते हैं, आपको लाइफ में एक्साइटमेंट महसूस नहीं हो रही है, आपकी जिंदगी एक रिदम में आ गई है, आपकी बीवी बच्चे सब चीजें नॉर्मल चल रहा है, तो यकायक आपको कुछ एक्साइटमेंट चाहिए और उस एक्साइटमेंट के लिए आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हैं, तब क्या किया जाए? सिद्रा, ये एक बड़ी बेसिक कोर नीड है हमारी। वन ऑफ आवर कोर नीड इज वैरायटी, राइट? वी हैव 6 कोर नीड्स, तो उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। जब हमारी लाइफ्स में अनबैलेंस इन आवर नीड्स होता है तो फिर इस किस्म की चीजें राइज होती हैं, राइट? तो अगर आप अपनी जो भी नीड्स हैं उनको प्रॉपरली एक पॉजिटिव अंदाज में फुलफिल करते रहेंगे तो फिर इस किस्म की चीजें नहीं होंगी। एंड अगेन मैं हमेशा इस बात पे जोर देती हूँ कि जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी चीजों को फुलफिल करने के लिए, ये हमारी अपनी है, ना हमारे बाप, भाई, बहन, फादर, मदर, नोबडी अराउंड अस is responsible to fulfill our needs. बिल्कुल सही। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है आमना, मैं वापस आऊंगी। अगेन आई विल कम टू यू टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इनर चाइल्ड नीड एंड टेम्पटेशन। इन दोनों का फर्क करना बहुत जरूरी है और इसको वाजे करना भी बहुत जरूरी है। कॉलर से बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तारिक निसार कर रहा हूँ कराची से। जी तारिक साहब, क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा था कि मुझे बचपन की कुछ याद के हवाले से मैं तो बात करना चाह रहा था कि मुझे मेरे बचपन मेरा जो है वो ज्यादा गुजरा है मजीद कैंट के अंदर। सही। तो उस वहाँ पर वालिद साहब का सरकारी मकान था, तो मेरे सामने बहुत बड़ी जगह थी, वहाँ हमने बहुत बड़ा गार्डन बनाया हुआ था और कुछ तस्वीरें और ये रहा। और दूसरा मेरा शौक ये था कि मैं किताबें पढ़ता था। सही। तो वालिद साहब वालिदा की किताबें लाते थे, नॉवेल उस जमाने में सूरत रहन की और जितनी किताबें किस तरह की, वो सारी किताबें मैंने उस जमाने में पढ़ ली और फिर मेरा शौक यह किताबों से हो गया। सही। तो उसका फायदा मुझे ये हुआ कि आज जो मेरा जरिया रोजगार जो अभी जमाने भर रहा मेरा और अब भी है, वो मज़ामीन का लिखना और पढ़ना यही है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब। ये जो बचपन के शौक होते हैं वो यकीनन आपको, और अक्सर आप ये भी देखें कि बचपन में पढ़ी हुई किसी किताब की जब मूवी बनती है तो आप अक्सर उस मूवी की विजुअलाइजेशन देख के कहते हैं यार एग्जैक्टली मैंने भी अपने जहन में इसको ऐसे ही इमेजिन किया था। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। अहमद साहब, आप क्या कहेंगे? हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि एक तो है बच्चे की तरह किसी चीज के लिए दिल का ललचाना, और दूसरी तरफ एक ऐसी टेम्पटेशन, एक ऐसी सेडक्टिव चीज या कोई ऐसी जिंदगी की टेम्पटेशन जो आपको बेरा रवी की तरफ या गलती करने की तरफ ले जा सकती है। दोनों में तफरीक कैसे करें? जी, सबसे पहली बात तो ये कि हमने बचपन में ही ये फ्राइड का भी पढ़ा था कि पर्सनैलिटी को ईगो और
सुपर ईगो, इन 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। और ये जो ईड है ये हम सब के अंदर होती है, और इसको मेंटेन करने के लिए, डिसिप्लिन में लाने के लिए ईगो जो है वो हमारे काम आती है। अच्छा, अगर हमें मुआशरे में कोई एडल्ट ऐसा मिल जाए जो कि ईड ड्रिवन है, तो हम डेफिनेटली जब उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो उसको पेशेंट समझेंगे, और दी अदर पर्सन के तौर पे या जो हम ऑब्जर्वर हैं उसके तौर पे जब हम देखेंगे तो हमारा ये भी फर्ज बनता है कि हम उसके साथ हमदर्दी करें और उसको बेहतर करने की कोशिश करें, कोई क्रिएटिव मेथड इख्तियार करें। मैं इसकी एक शायरी से एग्जांपल पेश करना चाह रहा हूँ कि एक बड़े शायर से पूछा गया कि अक्ल की इंतहा क्या है, उसने कहा हैरत। अच्छा, इसके अलावा साथ ही ये भी कहा जाता है कि बच्चे में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज जो होती है वो होती है हैरत। जब वो बिल्कुल छोटा होता है, बचपन में चंद महीने का होता है, तो हर चीज को हैरत से देखता है। जैसे यही बच्चा अगर ये बड़ा हो जाए और अपनी ये जो मेंटेबिलिटी जो है इसको इंश्योर करे कि हैरत जो है उसकी जिंदा रहे सारी जिंदगी, और हर चीज को रूटीन के तौर पे ना ले, मामूल का हिस्सा ना समझे, बल्कि उठ के जाना, पलक का झपकना, सूरज का रोजाना निकलना, चिड़ियों का रोजाना चहचहाना, इन सब पे भी हैरत वाली निगाह डाले तो उसकी शख्सियत में बेपनाह तब्दीली आएगी। बिल्कुल सही। आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि वो जो आपकी क्यूरोसिटी है, द वर्ल्ड ऑफ वंडरमेंट, कि आप चीजों को एक वंडर के साथ देखते हैं कि यार ये कैसे होता है और ये अपने आप में एक मिरेकल है, तो ये आपके ब्रेन को भी ट्यून करता है कि यू लुक एट थिंग्स विद ग्रैटिट्यूड, कि आपको वाकई चीजों की अहमियत का और अपने से दूर परेशानियों को करने का फन आ जाता है। आमना, कमिंग बैक टू यू, टेम्पटेशन एंड इनर चाइल्ड, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से? टेम्पटेशन एंड इनर चाइल्ड, इट्स, देखें, जब आप अपने आप को हील करते हैं फ्रॉम एनी चाइल्डहुड ट्रॉमा और एनी समथिंग विच इज स्क्रैच्ड योर पास्ट, जब आप उसको हील करते हैं तो फिर आप आगे बढ़ते वक्त एक प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, और आपके अंदर वो फिर सारी चीजें आ जाती हैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के लिए। बिल्कुल सही। और जब टेम्पटेशन की बात आती है तो फिर हम उसको इकोलॉजी जो होती है ना उसको देखना पड़ता है कि अगर वो नहीं आप इन लाइन विद द वैल्यू सिस्टम दैट यू होल्ड, अगर वो नहीं इन लाइन है तो फिर ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू कॉज एन इशू। ठीक है, बिल्कुल सही। क्लोजिंग रिमार्क्स, मेरा आप क्या कहेंगे? अक्सर मुझे ये भी लगता है कि चाहे इनर चाइल्ड हो, वुंडेड इनर चाइल्ड हो, या हमारी बचपन की मेमोरीज हो, ओवर द इयर्स जब हम उसको बार बार रिकॉल करते हैं, साइंस अब हमें बताती है वो डिस्टॉर्ट होके असल हकीकत से बहुत दूर चली जाती है। तो जिन चीजों को हम अपनी बचपन की यादें कहते हैं, वो कभी एग्जिस्ट भी की थी क्या? वो कितनी % सच है, कितनी % हमारे अपने जहन का फतूर है? सिद्रा, होती तो एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन हम उनसे इतना डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और हम राइट और रॉन्ग के दायरे में इतना पड़ जाते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये होना चाहिए, नहीं, इफ्स, शुड्स, बट्स, जजमेंट्स इतनी आ जाती है कि हम उससे बहुत डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सो समवेयर आई थिंक एज अ क्लोजिंग स्टेटमेंट आई वुड से कि अगर अपनी जजमेंट अपने इनर चाइल्ड के ऊपर, अपनी बचपन की ख्वाहिशात के ऊपर अगर कम कर लें कि ये बेवकूफाना लगता था, नहीं लगता था, उसको साइड पे करके और जो कुछ ख्वाहिश आती है बचपन की अगर उसको लिव इन कर लें तो अच्छा होगा, लोगों के लिए अच्छा होगा। A lot of times हम अपनी मेमोरीज को we see it with a lot of projection. Yes. पहले आप उसको बेवकूफी समझ रहे थे, उस पर झेप रहे थे, एम्बैरेस हो रहे थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वही याद सुनहरी याद भी बन जाती है। जब वो आपको पता हो कि वो वक्त, वो लम्हा हमेशा के लिए चला गया है, वो वक्त कभी लौट के नहीं आएगा, या तो आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं है, या वो जमाना इतना सिंपल था, आसानियां थी, वो सब वापस नहीं आएगा, देन इट टर्न्स इनटू ग्रीफ। लेकिन इन तमाम वेदर्स से निकलकर अपनी बचपन की यादों को चेरिश करें, जिन जिन चीजों का आप रीलिव कर सकते हैं, उन मकामात पे वापस जा सकते हैं। मे बी यू शुड ट्राई एंड डू दैट। बहुत शुक्रिया जी। अहमद हमारे साथ है, आमना थी एंड हुमैरा। इट वाज अ ब्रिलियंट कॉन्वर्सेशन। आपके कमेंट्स और फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। डू सेंड मी दोज ऑन माई फेसबुक अगर आपने कोई भी पार्ट मिस किया हो। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।